देखना सुनना, पिछले टाइम हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर कोई भी सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे मान लो कि अगर हम हेक्सागन की भी बात करें, जैसे मान लो अगर कोई हेक्सागन है ऐसे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, रेगुलर अगर किसी बॉडी के आगे लग गया ना, जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो तुम ये समझ लो कि ये तुम्हें ख्याल रखना है कि उन सबका जो साइड होगा ना वो आपस में इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको रेगुलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है भाई। चलो, तो मान लो अगर उसके कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस रखे हुए, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और सेम नेचर के, तो उसके सेंटर पे जब भी कोई चार्ज रखा होगा तो उसका फोर्स जीरो होगा, तो सेंटर पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। अगर मान लो हम इन सबको नेगेटिव कर दें तो भी यही बात आएगी, यहाँ पे इसको भी नेगेटिव कर दे तो भी यही बात होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें क्लियर हो रही है कहानी। चलो अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पिछले टाइम पे हम लोग स्क्वायर की बात लेके चल रहे थे, अब वैसी ही स्क्वायर की बात लेके यहाँ पे भी चल रहे होंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से। जैसे मान लो हम लोग कोई स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिए ऐसे। अब स्क्वायर तो है, स्क्वायर वही साइड पुराना डी अपना जैसा हम लोग लेके आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी है। इसके कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज है इस तरह से। अब क्या बोल रहा है ना कि इसके सेंटर से, सेंटर जो होगा इस स्क्वायर का जो सेंटर है उससे डी हाइट पर एक और चार्ज रखा गया है। डी हाइट मतलब ये यहाँ पर एक और चार्ज नहीं, एक पॉइंट है, लेट से कोई पॉइंट है पी, ठीक है, तो इससे किसी पर्टिकुलर हाइट पर गए और उस हाइट पर, कितना हाइट है वो डी हाइट है, तो वो जो पॉइंट है ना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। अब भाई इसको हम बोर्ड पर तो दिखा नहीं सकते हैं, तो हम इसको साइड में तुमको दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। देख क्या हो रहा है भाई, इसके कॉर्नर्स पर क्यू 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 सारे चार्जेस प्लेस्ड किए गए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से कुछ पर्टिकुलर हाइट पर ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये दिखा तो सकते नहीं है, तो हम बोर्ड पे देखो ऐसे ही दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, देखना हल्का फुल्का समझने की कोशिश करना, 3D में है ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, ठीक। अच्छा भाई ये सेंटर, इसका सेंटर सी कितनी हाइट पर गए हैं, डी हाइट पर, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, पॉइंट पी। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। 5 मिनट का वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिएगा ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। अगर हम इसके सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो बात करते हैं एक बार। अगर हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तुम सोचो जैसे इस क्यू की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे दूर की तरफ आ रहा होगा कि नहीं, इधर की तरफ। ये वैल्यू तो d/√2 है क्योंकि ये पूरा डायगोनल है। अच्छा देखना, अब हम ना इस चीज को देखो, एक किसी एक के करेस्पॉन्डिंग पहले बात करते हैं। जैसे पहले स्क्वायर समझ लो, ये ऐसे स्क्वायर रखे हम, यहाँ पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा, इस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। अच्छा दूर की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले की वजह से इधर की तरफ आएगा, और सिमिलर इस वाले की वजह से इधर की तरफ आएगा, तो ये ऐसे ऐसे पूरा इधर की तरफ बन रहा होगा, ठीक है। तो ये तुमको देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, तो हम किसी के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो इस क्यू के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं और ऐसे साइड से देखते हैं इसको। तो अगर हम ऐसे साइड से देख रहे होंगे, देखना सुनना ध्यान से, तो जब ऐसे साइड से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना, d/√2, ये कितना है, तो ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया हम लोग का d, ठीक है। तो इसको जनरल सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे d मान लिए, तो देखो यहाँ कटना है भाई। देखो सुनो, अगर हम इसकी बात करें इस वाले पोर्शन के करेस्पॉन्डिंग, तो देखो क्या करेंगे, देखो ये कितना दिया हुआ, d दिया हुआ है ना, तो कई कई बुक्स में ये d नहीं, ये जनरल सॉल्व कराया गया, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में जनरल लेके चल रहे हैं, तो जनरली हम लोग ना, जनरली जो ये वाला हाइट है ये, इसको हम लोग लेट से करेस्पॉन्डिंग कुछ x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या मान लिया, x। अच्छा साइड से देख रहे हैं तो भाई ये रहा हम लोग का पॉइंट P। तो अगर हम इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इधर की तरफ ऐसे होगा कि नहीं, सही है। अच्छा ये डिस्टेंस होगा कितना, अंडर रूट में दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब ये हो गया d²/2 और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, x²। तो ये इस पॉइंट पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, इस क्यू की वजह से। अच्छा भाई अगर हम इस एंगल की बात करें तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी वही एंगल आएगा, तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E पहले लिख लेते हैं कि वो होगा कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड E की अगर हम बात करें तो आ जाएगा KQ, क्योंकि यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, KQ अपॉन इसका स्क्वायर, तो रूट गायब हो जाएगा, d² by 2 प्लस ऑफ
एक्स स्क्वायर। यहां तक बात सही है क्या? तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर की तरफ ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट बारी बारी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया ई कॉस थीटा, और ये हो गया हम लोग का कितना? ई साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो सुनना ध्यान से भाई, अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चल रही है, देखो ये इसकी वजह से इधर, अब सिमिलर सोचो इस चार्ज की वजह से। देखो अगर हम दो कॉर्नर्स के करेस्पॉन्डिंग चले तो इसकी वजह से इधर आया होगा, तो इस वाले की वजह से इधर आया होगा, तो दोनों का जो ये वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। सुनो अच्छे से, हम इसको फिर से बता रहे हैं। जैसे देखो, अगर हम ऐसे साइड से देखें तो इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं? इधर की तरफ ऐसे, और वो भी ई ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, भले डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, ये वाला एंगल फिर से थीटा, तो इधर ई कॉस, इधर ई साइन, तो ई कॉस कैंसिल, तो 2 ई साइन हो जाएगा। सिमिलर तरीके से इन दोनों का भी ई कॉस कैंसिल होगा और ई साइन जुड़ जाएगा। तो अगर हम लोग ई नेट लिखने की कोशिश करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उन चारों का ऐड होके कितना हो जाएगा? 4e साइन थीटा। फिर से सुनो भाई, अगर इस क्यू चार्ज के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो देखना, अगर हम ऐसे साइड से देखते हैं ना तो देखना ऐसे दिखता है। ये देखो कि ये वाला क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस b बाई रूट 2। अच्छा, अब देखना इसको ऐसे मिला देते हैं तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इधर की तरफ आता, ठीक है। और ये वाला एंगल भी सिमिलर ट्रायंगल की वजह से थीटा ही होता, तो इधर की तरफ क्या आ जाता? ई कॉस थीटा आता, और इधर तरफ क्या आ जाता है? ई साइन थीटा, तो डबल हो जाता है 2e साइन थीटा। देखो ई कॉस और ई कॉस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो केवल क्या हो जाता है? 2e साइन थीटा। वैसे इन दोनों का करते तो फिर 2e और आता, तो कितना हो जाएगा? 4e साइन थीटा। अब देखो हम लोग को e की वैल्यू तो पता है, तो 4e की वैल्यू कितना है? के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू। अब बात करते हैं हम लोग साइन थीटा की। अगर हम साइन थीटा के करेस्पॉन्डिंग चलते तो साइन थीटा होता क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है एक्स। हाइपोटेनियस, भाई हाइपोटेनियस तो निकाल चुके हम लोग, कितना? रूट ओवर डी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है वो, अब भाई अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो देखो हम लोग का जो ई नेट आएगा, ई नेट वो आ गया 4, ई केवल तो पता है तो मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 के क्यू एक्स होल अपॉन, देखो यहाँ पावर कितनी है? 1, और रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1 प्लस 1/2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 3/2। यहाँ तक सही है? अच्छा, अब जनरली हम लोग x मान लेते, किसको मान लिए थे हम लोग? x मतलब जो d था हम लोगों का, उसको हम लोग गायब करके क्या लिख लेते? x, तो हम लोग d पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, देखो ये एक ना जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो भाई d की जगह x की जगह क्या आ जाएगा? d, तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3d स्क्वायर, और ऊपर भी d है, तो अगर हम लोग ई नेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 के क्यू डी अपॉन, भाई यहाँ पे कितना आएगा? 3/2, पूरे की पावर तो 3/2 कर लेंगे, और d क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे d क्यूब, एक d से एक d कैंसिल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को देखना क्या मिलेगा? देखना यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 4 के क्यूब, एक d से एक d कट जाएगा, तो 3/2 पूरे टू द पावर 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर। ये क्लियर हो रही है बात? तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। अब देखो हम लोग स्क्वायर की बात कर लिए हैं। अब एक बेसिक बात है, इससे तो थोड़ी आसान ही है, बट कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के करेस्पॉन्डिंग वो आ जाता है, ठीक है। सुनना, देखो क्या बोला जा रहा है? फाइंड लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट, location of that point where net electric field is 0। चलो देखो,
बोला जा रहा है कि उस पॉइंट का लोकेशन पता लगाना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ये ना एक्चुअली में ये क्वेश्चन का हम लिखा दिए तुमको लैंग्वेज। अब हम 1-2 क्वेश्चन इस पे करेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज दे दिया गया है 2 कूलम और यहाँ चार्ज दे दिया गया है 8 कूलम, ठीक। तो अब तुमको पता लगाना है उस पॉइंट का लोकेशन जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना आ जाए, 0, और ये डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। ये एक्चुअली में ये बहुत फंडामेंटल और स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, तुम एक बार ध्यान दो। जैसे हम लोग, अगर तुम्हें याद है पिछली बार हम लोग जब 4 सोर्स के करेस्पॉन्डिंग चलते थे, वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे भी लेके चलेंगे। 3 रीजन मार्क कर लो, जैसे वहां पे मार्क किए थे, एकदम सेम तरीके से चलेंगे। जैसे फोर्स के टाइम के कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग 3 रीजन मार्क किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी करना है हम लोगों को। देखो भाई क्या कर रहे हैं कि इधर ऐसे रीजन बढ़ा देते हैं, इधर भी रीजन बढ़ा देते हैं। ये रीजन मतलब ये, तो उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। अब तो देखो नंबरिंग करते हैं, ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड और ये रीजन लेट से थर्ड। अब कोशिश करते हैं समझने की। अगर हम लोग पॉइंट यहां कहीं लिए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, दूर, इसकी वजह से भी दूर, तो ऐड हो जाएगा। तो कभी भी यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता है। यहां देखो, अगर हम यहां कोई पॉइंट मार करते तो इसकी वजह से इधर आएगा और इस वाले की वजह से भी इधर ही आएगा, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड की बात ही नहीं करनी है। अच्छा, अगर मान लो हम लोग यहाँ कहीं पॉइंट लेते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, तो नेट इधर कहीं आ रहा होगा, तो वहां पे भी कैंसिल नहीं होगा, सिमिलर नीचे भी नहीं होगा। इसका मतलब कि अब हम लोग को यहाँ कहीं पर ही 0 मिल सकता है। देखो कैसे, क्योंकि इसकी वजह से किधर आएगा, इधर, इस वाले की वजह से इधर, देखो अपोजिट है ना, तो कैंसिल होने का चांस है। तो अब हम लोग उसी तरीके से सोचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड में तो कभी नहीं हो सकता है, आगे पीछे भी इधर कहीं नहीं हो सकता है, तो केवल उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही 0 हो सकता है। अब उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कहाँ 0 होगा ये हम लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है तो हम लोग उस पॉइंट को कितना मान लेते हैं, पॉइंट को P मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है उसको लेट से समथिंग कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखते हैं। देखना सुनना, इस वाले की वजह से जो ये 2 कूलम का चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ। कितना आएगा बताओ, K 2 कूलम अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बताओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा x², ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से इस वाला जो 8 कूलम है, इस 8 कूलम की वजह से किधर आएगा, इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस कर लिए। क्या हो जाएगा, K × 8 अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, a, ये है x, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किसके इक्वल 0, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को 0 पता लगाना था, ठीक है भाई। इधर कर लेते हैं, यहाँ से k से k कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/x² इक्वल 2 से कट गया तो ये आ गया 4a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। फिर से देखो इधर उधर किया है, k से k कैंसिल, 2 यहाँ बच गया 4, 2 से 8 कैंसिल किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, होल स्क्वायर था ना ये, तो अच्छा होल स्क्वायर था तो हम लोग क्या कर लेंगे, रूट लेंगे। जब हम लोग रूट लेंगे दोनों बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल 2x होगा, सॉरी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/3। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। चल अब देखना सुनना भाई, अब यहाँ तक की बात हम लोग तो क्लियर हो गई कि 2 कूलम से कितना डिस्टेंस होगा, तो 2 कूलम से a/3 डिस्टेंस पर होगा। फ्रॉम ये कितना डिस्टेंस, ये फ्रॉम 2 कूलम है। अगर मान लो हम लोग को चाहिए कि भाई फ्रॉम 8 कूलम कितना होगा, तो अगर हम लोग 8 कूलम के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो पूरा कितना था, a माइनस एक्स कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2a/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो अब इस पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से ट्राई करना है उसको, ठीक है। कोशिश करते हैं भाई, सुनना सर। देखो मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज दे दिया गया हम लोग को कितना, Q, ठीक है, और यहाँ एक और चार्ज है 9Q। अब हम लोगों से पूछ, अगर ये डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस है a, क्वेश्चन वही है कि Q से और 9Q से कितना डिस्टेंस पे हम लोग को पॉइंट लें जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाए, 0। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। सिमिलर तरीके सोचेंगे, फिर इधर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन मार्क करेंगे। फर्स्ट रीजन,
सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। भाई अगर हम इस फर्स्ट रीजन की बात करें तो इधर कहीं पे भी लेंगे तो दोनों की वजह से दूर आएगा, ऐड हो जाएगा, तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इधर देखेंगे तो इधर दोनों की वजह से इधर आएगा, तो यहाँ पे भी कभी जीरो नहीं आ सकता है, तो सिर्फ यहीं कहीं पर जीरो पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा भाई मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है x और वो जो पॉइंट है वो है लेट्स से p। ठीक है, सिमिलर तरीके से चलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, अगर हम लोग को ई नेट जो है ई नेट एट पी जीरो कर लेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि तभी वो कैंसिल हो पाएगा। तो इसकी वजह से कितना आ रहा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल के टाइम्स 9q अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम इसको कैंसिल कर लें तो के क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू जब कैंसिल कर लेंगे तो देखो कितना बच रहा है, देखा सुनना भाई, यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 4। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, तो ये ख्याल रखना हम लोग को। ठीक है, चलो देखो जो हम लोग अभी ड्रॉ किए थे ना उसी पर दोबारा आ रहे हैं। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ है चार्ज Q, यहाँ कितना चार्ज है 9Q। ठीक है, अब हम लोग इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन वैल्यू से नहीं, ग्राफ से। ठीक है, सुनना सर इंपॉर्टेंट भाई, अगर तुम ध्यान दो, जैसे देखो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम इस पोर्शन को कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि हम चार्ज को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जब आगे पीछे चल रहे होंगे इधर इधर या इधर उधर कहीं पे भी जा रहे होंगे तो हम इस डिस्टेंस को वेरी करा रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा सोचो तो ध्यान से भाई, अगर हम एकदम दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, किससे, इससे भी और इससे भी, दोनों से अगर हम बहुत दूर होंगे मतलब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लोग अगर इन्फिनिटी पुट करें तो लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आएगी क्या। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ जीरो से चालू करेंगे, देखा सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं जीरो से चालू होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जैसे जैसे पास आ रहे होंगे, तुम ये सोचो तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, इसकी वजह से और इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस रीजन में है, मतलब कई सारे रीजन हम लोग मार्क करेंगे अभी, देखो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इस वाले की वजह से भी इधर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। अच्छा जैसे जैसे हम लोग पास आ रहे होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही होगी कि नहीं, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे हम लोग क्यू चार्ज के पास आएंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों बताओ, इसलिए इन्फिनिटी होगा क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो पुट करेंगे, देखो जब x इन्फिनिटी था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, यहाँ पे रख के देख लो, लेकिन जब x जीरो होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि भाई अगर किसी नंबर के नीचे बहुत बड़ा नंबर रखे तो लगभग जीरो जाएगा, और अगर किसी नंबर के नीचे अगर हम जीरो रख दे तो वो नंबर खुद बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर, इस साइड। अच्छा देखो सुनो ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा ना तो हम लोग उसको नीचे की साइड बना रहे हैं, मतलब इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो हम लोग उसको डाउनवर्ड बनाए हैं। ठीक है, डाउनवर्ड, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर की तरफ आया तो हम उसको अपवर्ड बनाएंगे ताकि हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड से डायरेक्शन को भी जस्टिफाई कर पाए। ठीक है, अच्छा अब सुनना भाई, ये रीजन तो हो गया हम लोग का, लेकिन जब हम लोग इस रीजन में आएंगे, इस रीजन में सुनना, इस रीजन में इसकी वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर, इसकी वजह से इधर। अच्छा जब हम लोग इसके पास होंगे, जब हम लोग यहाँ कहीं होंगे इधर कहीं, तो बताओ इस क्यू से डिस्टेंस बहुत कम है कि नहीं। अगर डिस्टेंस देखो, एक ऐसा पॉइंट भी मिल चुका है हम लोगों को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कितना है भाई, वो पॉइंट है P, और वो इस Q से कितने डिस्टेंस पर है बताओ, इस Q से वो a/4 डिस्टेंस पर है कि नहीं, सही है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहा होगा, इसका मतलब कि इसके पहले ये वाला डोमिनेट कर रहा होगा कि नहीं, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेट करने का डायरेक्शन वो इधर की तरफ है और इधर की तरफ हम लोग अपवर्ड बनाने वाले थे। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो रहा होगा लेकिन ये स्केल ऊपर ही बनेगा। अच्छा इस क्यू चार्ज के पास फिर इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि इस क्यू चार्ज से डिस्टेंस जीरो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा
अब हम लोग इस पी पॉइंट से जब इधर जा रहे होंगे तो इस पी पॉइंट के इधर तो अब 9q का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा होगा। अच्छा, इस 9q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ होगा कि नहीं, और इस q की वजह से इधर है, लेकिन अब ये डोमिनेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, इधर, और इधर की तरफ हम लोग को कहां बनाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, अगेन 9q के पास जब हम लोग आ चुके होंगे तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यही वाला रीजन यहाँ पे भी देंगे कि जब हम लोग 9q के पास x को 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, फिर अब और आगे बढ़ते हैं भाई। अब सुनना, जब हम लोग इस 9q से आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9q की वजह से और इस q की वजह से, दोनों की वजह से इधर की तरफ होगा कि नहीं, और जब इधर की तरफ होगा तो उसको कहां बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर वही बात कि जब लोग बहुत दूर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 9q के पास जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 9q के पास फिर आ गया तो x0 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब बहुत दूर होंगे तो x इन्फिनिटी होगा, तो e की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है। देखो, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ डिस्टेंस, एक्चुअली में ना ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का है कि भाई किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक्चुअली बहुत से अगर हम लिखे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दो चार्ज है यहाँ पर। तो देखो ये इस तरीके से, अब अगर हम ग्राफ का स्टडी करेंगे तो हमको तुरंत ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि देखो इस पूरे स्केल में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है सिवाय इस P के, केवल P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाकी हर जगह नॉन जीरो है। देखो इस Q9Q से जब हम लोग बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब इस Q9Q पर आ ही गए हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिटी हो गया है, क्योंकि x 0 हो गया है। एक पॉइंट है जहाँ पे P जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गया है। अच्छा, कहाँ डायरेक्शन चेंज किया है, देखो यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया है, ऊपर है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ है, और जब हम लोग नीचे की तरफ बनाया है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखना इसके आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब हम तुमको एक सिमिलर तरीके का दे रहे हैं, अब तुमको उसको दोनों चीज सॉल्व करना है। ठीक है, कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो भी पता लगाना है, और जिस तरह का भी हम ग्राफ बनाए थे ना एकदम सेम तरीके का तुमको ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं। सुनना, मान लो कि हम तुमसे बोले कि भाई थर्ड वाले पे आ रहे हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, -4q, और ये वैल्यू है -q, और ये डिस्टेंस अगेन a है। ठीक है, तुमको पता लगाना है उस P पॉइंट का लोकेशन जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, नेट 0 हो जहां पर, और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिया क्या ट्राई, ध्यान सुनना सर। अब भाई जैसे हम लोग प्रोसीड किए तो उसी तरीके से सोचना शुरू करूं। भाई हम लोग रीजन मार्क कर लेते हैं। ये रीजन हम लोग का हो गया फर्स्ट, ये रीजन हो गया सेकंड, और ये रीजन हो गया हम लोग का क्या, थर्ड। 3 रीजन हो गया भाई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसकी तरफ, इसकी वजह से उसकी तरफ होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो इसकी वजह से इसकी तरफ, और इसकी वजह से भी इसकी तरफ, यहाँ भी जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पे अगर हम बात करें तो अगर मान लो कोई पॉइंट है P यहाँ पर, तो इसकी वजह से किधर होगा, उसकी तरफ, और इसकी वजह से उसकी तरफ होगा, तो यहाँ कैंसिल होने का चांस है। ठीक है, अच्छा भाई वो पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट P है वो ज्यादा किसके पास होगा, वो ज्यादा पास होगा इस Q के। थोड़ी देर बाद तुमको समझ में लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसकी वजह से इधर और इस वाले की वजह से इधर होगा। भाई हम लोग ये डिस्टेंस को समथिंग कुछ मान लेते हैं, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, फिर वही सेम तरीके से चालू करते हैं कि अगर हम लोग ई नेट को हम लोग को क्या करना है, 0, तो अगर हम लोग ई नेट 0 की करस्पॉन्डिंग चले तो देखना कैसे करेंगे। भाई हम लोग क्या करना है, ई नेट 0 बोले सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोगों को ई नेट 0 करना है तो देखो कैसे बात करेंगे। अभी देखो इसकी वजह से पहले लिखो, अगर हम लिखे तो क्या आ जाएगा, k टाइम्स 4q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, x² इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग चले अगर हम लोग तो kq अपॉन ये डिस्टेंस कितना बचा, a माइनस x का होल स्क्वायर। kq कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस x इक्वल x हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इक्वल 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a अपॉन 3। ठीक है, तो 2a अपॉन 3 किससे, 4q से। तुम देखो ये डिस्टेंस आधे से ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब देखो हम जो बोले वो बात बिल्कुल सही आ गई कि जो पॉइंट P है देखो वो Q के पास है, -q के पास है, जबकि -4q से ज्यादा दूर है। क्यों बताओ, इसलिए ना क्योंकि सोचो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर टाइप्स होता है। तो सोचो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, तभी तो इस छोटे मैग्नीट्यूड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर पाएगा, इसलिए इस -4q से ज्यादा दूर होगा और इस -q के पास होगा। ठीक है, चलो देखो सुनो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग को बात करनी है ग्राफ की। ठीक है, अगेन ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखना एकदम सेम तरीके का पैटर्न होगा, उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, कोशिश करते हैं, एक बार सुनना सब। मान लो हम लोग बात करें भाई कि ये हमारे पास इस तरीके से है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये है हम लोगों का कौन, -4q, ये है कौन, -q। अब देखो अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क कर ले एक बार, ये इस तरीके से, फिर क्या कर रहे हैं भाई, इधर की तरफ अगर आएगा तो इसको हम लोग अपवर्ड बनाएंगे, ऊपर। ठीक है, अगर इधर की तरफ आएगा तो हम लोग इसको डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बना देंगे, ताकि हम लोग को डायरेक्शन भी क्लियर रहे। ठीक है, अच्छा चलो भाई, जैसे हम लोग प्रोसीड किए थे एकदम सिमिलर तरीके से चलेंगे, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है इसमें। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग का पॉइंट P था, जो इससे कितना डिस्टेंस था, 2a/3, तो इससे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a/3। चलो देखो तो फिर से वही कहानी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो KQ/x² होता है। अगर हम लोग x को इन्फिनिटी रख लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 आ जाएगा, और अगर हम लोग x को 0 रख देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो कैसे करेंगे भाई, इस -4q से हम लोग बहुत दूर है। अच्छा, -4q की वजह से इसकी तरफ, इस वाली की वजह से भी इसकी तरफ ही आएगा। ठीक है, तो नेट ऊपर बनाना है हम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में कितना रहेगा बताओ, शुरू में रहेगा 0, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है, बहुत दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी, देखो फिर से बना रहे इसको, कि जब x इन्फिनिटी था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चालू किए, जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और -4q के पास तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी। ठीक है, तो पास की तरफ था तो ऊपर बना दिया। अब दोबारा देखो भाई, इसकी वजह से हम लोग यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, लेकिन इस रीजन में डोमिनेट कौन कर रहा होगा, इस -4q का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डोमिनेशन इधर का ही होगा, तो इधर का डोमिनेशन तो उसको नीचे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कहां से चालू होगा भाई, इन्फिनिटी से, तो ये हम लोग इन्फिनिटी से चालू कर दिए। ठीक है, सुनना, तो ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब सोचो यहाँ पे तो 0 था ना, अब इसकी इधर आ गया तो कौन डोमिनेट करने लगेगा, -q, इसकी वजह से किधर आएगा, उसकी तरफ, तो हम लोग को ऊपर बनाना पड़ेगा, फिर उस चार्ज के पास होंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देखना, तो ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जब इधर होंगे तो -q की वजह से किधर, इधर, इस -4 की वजह से भी इधर, दोनों इधर की तरफ होगा तो डाउनवर्ड बन जाएगा। कहां से चालू होगा बताओ, चालू होगा इन्फिनिटी से, और जब बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, इसको नोट कर लो अच्छे से। यहां तक कर लिए क्या भाई। अब देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, अभी तक हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े ना, वो सब हम लोग बार बार पॉइंट चार्ज बोल रहे थे। अगर किसी किसी जगह नहीं बोल रहे थे तो वहां देखो हम तुमको दिखाए, कभी भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिए। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिए थे, लेकिन अब मान लो अभी तक हम लोग जो भी बात की वो पॉइंट चार्ज के लिए किए थे। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अब बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि अगर चार्ज कभी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के करेस्पॉन्डिंग, देखो ये कुछ वैसी ही बात है ना, इट इज सिमिलर as we study already distribution of mass। देखो ये वही है जैसा हम लोग मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। किस चैप्टर में भाई, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पढ़े हैं तो यहां ध्यान से देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट इज सिमिलर एज वी स्टडी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा भाई कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप। अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं, पहला होता है क्या, पहला होता है लीनियर चार्ज
डेंसिटी। अभी समझते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे कर रहे हैं, क्या चीज है, उसकी करेस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा, फिर क्या है, फिर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा भाई, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अगर हम बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा। और फिर अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। देखो समझना है इस चीज को कि जैसे मास में अगर बोलते तो क्या बोलते, लीनियर मास डेंसिटी, तो वहां पे भी लैम्डा ही होता। सरफेस मास डेंसिटी तो सिग्मा ही होता। वॉल्यूम मास डेंसिटी तो वहां पे भी रो ही होता। ठीक है, तुम अब नाम से समझने की कोशिश करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि जब चार्ज एक लाइन के अलोंग फैला हुआ होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब जब चार्ज सरफेस मतलब एरिया के अलोंग फैला हुआ होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जब चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ होगा। तो हम लोग इन तीनों की अलग अलग की करेस्पॉन्डिंग बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलो एक एक को बारी बारी अच्छे से स्टडी करते हैं। सुनना सब ध्यान से भाई। पहले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सुनना। देखो भाई, अगर मान लो हम पहला बोले कि भाई फर्स्ट हम लोग के पास क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा। अच्छा भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, क्या होता है ये, it is defined as total charge divided by total length, divided by total length। ठीक है, LENGTH। मतलब अगर हम लैम्डा को बोले तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, तो तुम्हें पहले क्या समझना, पहले ये समझना है कि भाई लैम्डा की बात ही कब करेंगे, लैम्डा की बात तब करते हैं जब कभी भी चार्ज लेंथ के अलोंग फैला हुआ होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोगों का क्या, नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसकी बात करते हैं। अगर हम बोले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अब इट इज डिफाइंड एज, ये कब डिफाइंड होता है, किस तरह से डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। इसमें भी टोटल चार्ज का यूज करते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो ये इस तरीके का टर्म है कि ऐसे से डिफाइन कर रहे हैं कि जो टोटल चार्ज होगा अगर हम लोग उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा इसकी बात भी कर लेते हैं भाई। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सुनना। हम लोग लिखेंगे सिग्मा इक्वल टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, अच्छा फिर से वही बात कि भाई ये तब डिफाइन करते हैं जब चार्ज किसी एरिया के अलोंग फैला हुआ होगा। अगर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू और जो टोटल एरिया है वो है कैपिटल ए, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा थर्ड बात करते हैं भाई। थर्ड है हम लोगों का क्या, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं भाई, इसको लिखना, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। अब तुमको पिछले दोनों समझ में आ चाहिए, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। जैसे हम लोग वहां कहते ना वैसा ही चलेगा यहाँ पे भी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई, जैसे वहां क्या था सबसे पहले हम लोग क्या दिए थे, लेंथ से डिवाइडेड किए थे, फिर सेकंड वाले में हम लोग एरिया से डिवाइड किए। अब हम लोग किसे डिफाइन करेंगे बताओ, टोटल
वॉल्यूम से, ठीक है, तो उसे डिवाइड कर देंगे। देखो इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अब अगर हम लोग लिखें कि भाई रो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो देखना सिमिलर तरीके से वहां पे भी हो जाएगा जैसे हम लोग पिछले दो का किए उसी तरीके से। तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज अगर Q है, टोटल वॉल्यूम अगर V है, तो रो का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दियो तो हम तुमको पिछले तीनों का कहीं एग्जाम्पल नहीं कराए हैं। तुमको हम इसलिए एग्जाम्पल नहीं कराए ताकि हम तुमसे पूछ सकें, क्योंकि तुमको इतना डेफिनेशन से क्लियर होना चाहिए भाई कि कब लाइन वाली बात करेंगे, क्योंकि ये तुमको ना किसी क्वेश्चन में कभी दिया नहीं जाएगा। तुमको हमेशा खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कब लैम्डा लगाना है, कब सिग्मा लगाना है और कब रो लगाना है, ठीक है। प्रोसीजर लगभग सबका सेम है, लेकिन भाई अब नीचे लेंथ होगा, एक बार नीचे एरिया होगा, एक बार नीचे वॉल्यूम होगा, तब तो वो अलग अलग आंसर आएगा ना, तो उसके करेस्पॉन्डिंग तुम्हें सोच के चलना पड़ेगा। तो पहले तुमको खुद ही पहचानना है कि कब लैम्डा, कब सिग्मा, कब रो लगाएंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसमें तुमको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कब हम लोग लैम्डा लगाएंगे, कब सिग्मा, कब रो लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे टर्म्स लिख देंगे, 2 मिनट की वीडियो रोकेंगे, तुम सबका आंसर अपने दिमाग में सोच लेना, फिर हम चालू करेंगे सबका आंसर बताना, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है भाई हम लोग के पास रॉड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग के पास मान लो दे दिया गया है सॉलिड सिलेंडर दे दिया गया, ठीक है। फिर दे दिया गया है हॉलो क्यूब है मान लो, ठीक। फिर दे दिया गया रिंग, फिर दे दिया गया डिस्क, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, फिर क्या है, फिर है हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर। फिर सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। फिर मान लो हम लोग को दे दिया गया है सॉलिड सिलेंडर हो चुका है, हॉलो सिलेंडर मान लो दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। चलो वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और सबके करेस्पॉन्डिंग पहले सोच लो कि किसके टर्म में कब क्या डिफाइन होगा, लैम्डा कब डिफाइन, मतलब लैम्डा डिफाइन होगा कि सिग्मा डिफाइन होगा कि रो डिफाइन होगा। सोच लो फटाफट, सोच लिया है क्या? अब देखना सुनना भाई, अगर हम रॉड की बात करें तो चार्ज किसमें फैला होगा, लेंथ में, तो क्या आ जाएगा लैम्डा। सॉलिड सिलेंडर है ना, तो ऐसे सिलेंडर सॉलिड है, सॉलिड मतलब ये पूरा अंदर तक ऐसे भरा हुआ है, तो जो चार्ज होगा उसके अंदर ही फैला हुआ होगा, तो उस केस में क्या डिफाइन करते हैं, रो डिफाइन करेंगे। हॉलो क्यूब तो केवल सरफेस बाहर, तो जो चार्ज फैल सकता है वो उसके सरफेस पर ही फैल सकता है, तो कितना आ जाएगा, केवल सिग्मा आ जाएगा। भाई रिंग के केस में क्या डिफाइन करेंगे, लैम्डा की सिग्मा, रिंग है, रिंग मतलब चार्ज होगा, ये एक सरफेस नहीं है, ये लेंथ है, क्योंकि देखो अगर इसको ऐसे कट करके से स्ट्रेच कर दें तो एक रॉड जैसा बन जाएगा कि नहीं। इस केस में रिंग के केस में भी क्या डिफाइन होगा, लैम्डा। डिस्क के केस में क्या डिफाइन होगा, सिग्मा, क्योंकि ऐसे होगा अगर तो भाई चार्ज तो उसके सरफेस पे फैल सकता है। हॉलो स्फेयर ऐसे स्फेयर है लेकिन अंदर खाली है, तो जो चार्ज होगा वो उसके बाहर सरफेस पर ही फैल सकता है, तो इस केस में भी सिग्मा ही डिफाइन होगा। सॉलिड स्फेयर ऐसे है, उसके अंदर भी रह सकता है चार्ज, इसका मतलब कि वो वॉल्यूम में फैल सकता है, इसका मतलब रो डिफाइन हो जाएगा। हम बोले हॉलो सिलेंडर, भाई अंदर कुछ है ही नहीं, तो जो चार्ज होगा वो केवल उसके सरफेस पर फैल सकता होगा कि नहीं, तो वहां पे क्या डिफाइन हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग की करेस्पॉन्डिंग, ये हमें अच्छे से पहचान के रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखना सुनना भाई। अब अगर हम बात करें ना कि कैसे किस तरह से चीजों को लेके चल रहे होंगे, तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग सुनना सर। अगर हम बात करें तो लैम्डा का हम लोगों को क्या फॉर्मूला मिला है, Q अपॉन L, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या कि हम लोग कभी कभी ना स्मॉल स्ट्रिप कट करेंगे तो छोटा सा चार्ज डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, DQ अपॉन DL, मतलब ऊपर छोटा सा चार्ज तो नीचे छोटा सा लेंथ, अगर ऊपर टोटल चार्ज तो नीचे टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि हम ऊपर क्या लिखें, उसी हिसाब से नीचे भी आ रहा होगा। आप सोचो सिग्मा ऐसे क्या डिफाइन किए थे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, लेकिन अगर एलिमेंट कट करना होगा तो छोटा सा चार्ज तो नीचे भी क्या आ जाएगा, छोटा सा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर तरीके से अगर हम रो की बात करें तो क्या था इसका, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन अगर स्ट्रिप कट करना पड़ा तो ऊपर अगर हम छोटा सा चार्ज लिखेंगे तो नीचे भी छोटा सा ही वॉल्यूम आएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये हो गया लैम्डा की कहानी, ये सिग्मा और ये रो की कहानी हो गई, क्लियर। अच्छा
अब भाई ये क्या कुछ अलग दिख रहा है क्या? अब क्यों हम लोग अलग से पढ़ रहे उसको समझने की कोशिश करना। देखो क्यों अलग से पढ़ना जरूरी है इसके लिए, इसमें तुमको छोटा सा एग्जांपल देना है, वहीं से क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि भाई हमारे पास कोई रॉड है। अच्छा, रॉड के केस में क्या डिफाइन करते हैं बताओ? लैम्डा सिग्मा की रो, तो उस केस में क्या डिफाइन करेंगे? लैम्डा। तो मान लो कोई क्यू चार्ज इस पे पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और रॉड का जो लेंथ है वो कितना है? एल, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो, मान लो कि हम इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई छोटा सा स्मॉल क्यू चार्ज रख दिए। हम पूछे कि ये बताओ कि इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो बताओ, अगर तुमको मान लो लगाना हुआ, तुम सोचे कि भाई चलिए हम लोग क्लॉम्स लॉ का फॉर्मूला वो लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। अब सोचो भाई कि के Q1 तुम लोग को पता है, Q1 हो गया लेट से Q, चलो मान लो किसी को समझ में आएगा सर Q2 तो Q हो गया, तो Q ठीक है। भाई ये R रखेंगे क्या? आर ए रखेंगे कि आर ए प्लस एल रखेंगे, क्या कुछ बीच का रखेंगे? कुछ हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए ये जरूरी है। और दूसरी एक और बात कि ये फॉर्मूला लग ही तब सकता है जब Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज हो। यहाँ Q1 तो दिख सकता है तुमको पॉइंट चार्ज, लेकिन Q2 तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, यहाँ तो कोई पॉइंट चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन से फंस जाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पूरा स्टडी क्लियर होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तुमको क्या क्या सीखा, हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। भाई 3 टाइप के हो सकते हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा तब डिफाइन करते हैं जब लेंथ की बात कर रहे हो, ये तब बात करेंगे जब हम लोग को लेंथ लेके चलना होगा, ठीक है। ये तब लेके चलेंगे जब हम लोगों को एरिया की बात करनी हो, ये तब हम लोग लेके चलेंगे जब हम लोग को वॉल्यूम की बात करनी हो, ठीक है। अच्छा, तो ये लेंथ के करेस्पॉन्डिंग, ये एरिया करेस्पॉन्डिंग और ये वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग होता है। यहां तक बात क्लियर है क्या? तो ये सब हम लोगों को पूरी तरह से समझ के रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हम तुमको एक तरीका सिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर कभी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लोग किस तरीके से उसको लगाएंगे, ये उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हेडिंग टाइप का लिख लो, स्टेप्स टू फाइंड। दो तरह क्वेश्चन आ सकता है, या तो फोर्स पता करना होगा या तो फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाएगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेप्स टू फाइंड फोर्स ऑब्लिक फील्ड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, ठीक है। स्टेप्स टू फाइंड फोर्स और फील्ड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो ये एक जरूरी बात रहेगी अब हम लोगों के लिए, ठीक है, कि अब हम लोग को स्टेप्स बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स है। स्टेप्स है कि फोर्स और फील्ड अगर हम लोग को मान लो पता लगाना है किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के सिस्टम में, तो क्या स्टेप लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ स्टेप लिखते जाएंगे ना, और उस स्टेप का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तुमको यही पता लगाना है कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दैट इज कि या तो वो क्या हो सकता है, लैम्डा, या तो सिग्मा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रो। ये हमको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो अभी हम पिछली बार फिगर बनाए थे ना, उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। सुनना, देखो उसी की बात कर रहे हैं भाई। से मान लो कि हम लोगों के पास कोई रॉड है, इस पे चार्ज क्यू फैला हुआ है और रॉड का जो लेंथ है वो है लेट से एल, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पूरा फैला हुआ है। इस रॉड से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी। पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है एट पॉइंट पी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पता लगाना है तो जो करने का तरीका क्या था कि पहले आइडेंटिफाई करो कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। तो यहाँ पे चार्ज रॉड पे फैला हुआ है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का बताओ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज जैसे हम लोग लैम्डा डिफाइन करेंगे। भाई लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, ठीक है। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ दैट, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर दैट। उसके लिए जो फॉर्मूला हो सकता है वो लिख लो। तुम लोग लिख लिया भाई, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर दैट, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर दैट। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिख लिए। क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। यहां तक बात क्लियर है? बोले सर ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है
assume a small element on distributed चार्ज सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करना है कि स्मॉल एलिमेंट मानना है किस पर, जिस पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट कैन कवर होल चार्ज इजीली, ठीक है। इस तरह से मानना है हम लोगों को, इन सच अ वे दैट इट कैन कवर, ये कवर कर सके पूरे चार्ज को बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अच्छा, लाइन वाइन में ना प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग को लाइन चार्ज होता है तुमको धीरे धीरे ना प्रैक्टिस है ये प्यूरी, ठीक है। जैसे बार बार क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। भाई अगर हम लोग इस केस में बात करें तो इस केस में ना मानना बहुत आसान है कि हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। तो एज्यूम अ स्मॉल एलिमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, तो हम लोग मान रहे हैं भाई, देखो कैसे मानेंगे, सुनना भाई। अगर हम इस लैम्डा को यहाँ पे हटा रहे हैं, देखो ये प्लस क्यू चार्ज तो फैला था ही, देखो हम बोले कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन किए थे, हम लोग डिफाइन किए थे लैम्डा, जिसका फॉर्मूला क्या था क्यू बाई एल। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि यहां से ना, यहां से या यहां से किसी भी जगह जा सकते हो, जैसे कोई फिक्स पॉइंट जाना होता है, या तो यहां से एक्स पे चले जाओ या तो यहां से एक्स पे जाते हैं। तो यहां से एक्स पर गए और एक छोटा सा विड्थ कट करेंगे, और वो विड्थ कितना होगा, तो वो लेट से विड्थ हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा चार्ज मिलेगा, कितना, dq। अब ये सोचो भाई, अगर छोटा सा चार्ज है dq, तो छोटा सा डिस्टेंस कितना है dx, और एक इसके इक्वल है, बताओ q बाई एल के, सही है क्या। अब देखते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का स्टेप 2 हो गया भाई, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप 3 पर, देखते हैं। ये नोट करते चलना सब कुछ अच्छे से, ठीक है। जब ये पहले तुमको केवल स्टेप्स नोट करने हैं, ठीक है। जब पूरा स्टेप्स हो जाएगा तो फिर वीडियो में पीछे आना और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टेप 3, तुमको स्टेप अच्छे समझ में आ जाए इसलिए हम साथ में दोनों लेके चल रहे हैं। स्टेप 3, जो हम लोग स्मॉल एलिमेंट माने हैं ना, जो स्मॉल एलिमेंट, मतलब स्मॉल एलिमेंट का क्या मतलब है, स्मॉल एलिमेंट एक्चुअली में वो स्मॉल एलिमेंट चार्ज ही तो होगा। एज्यूम ए स्मॉल चार्ज ए स्मॉल एलिमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो स्टेप 3 है find value of that charge, that small charge या small element, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता लगाना है कि find value of that small charge, उस small charge की वैल्यू पता लगा लेनी है, ठीक है। in term of गिवन क्वांटिटी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है टर्म्स ना, उनके टर्म में हम लोगों को छोटे वाले चार्ज की वैल्यू पता लगानी है। देखो सोचो भाई, छोटा चार्ज हम क्या माने हैं, dq माने हैं ना, तो बताओ ये dq कितना आएगा, तो ये जो dq आ जाएगा वो q बाई एल इंटू dx आ जाएगा कि नहीं। यहां तक से तुमको छोटा चार्ज मिल गया। अभी छोटा सा चार्ज है वो एज अ पॉइंट चार्ज हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब देखना स्टेप 4, भाई अगर हम लोग स्टेप 4 लेके चले, स्टेप 4, तो देखो क्या लिखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ दैट स्मॉल चार्ज इन टर्म ऑफ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर हम स्टेप 4 लेके चले, स्टेप 4 क्या है, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ फील्ड और फोर्स। जो भी पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखेंगे। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ फील्ड और फोर्स एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पता लगाना है, एट दैट पॉइंट और चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पॉइंट दिए, भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो तो हम पॉइंट दिए होंगे, या अगर फोर्स पता लगाना तो हम यहाँ चार्ज दिए होते कि नहीं। तो देखो वही लिखा है, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ फील्ड और फोर्स एट दैट पॉइंट और चार्ज, ठीक है। ड्यू टू दैट स्मॉल चार्ज, उस छोटे से चार्ज की वजह से फील्ड या फोर्स लिखो। भाई छोटा चार्ज कितना है, dq, तो इस P पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड लिखते हैं हम लोग। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, देखना सुनना, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है, ठीक है।
छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए डी लिख रहे हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा के, छोटा सा चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन, भाई ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a प्लस एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो फाइनल स्टेप, स्टेप 5, फिफ्थ स्टेप क्या है, इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट्स such that whole charge is covered। इस तरह से इंटीग्रेट करना है ना कि हम लोग पूरा का पूरा जो चार्ज है उसको कवर कर सके। इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट सच दैट होल चार्ज इज कवर्ड। तभी तो हम लोग छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखना, अब हम लोग इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू लिमिट लिख रहे हैं ना, लिमिट, ठीक है, के डी क्यू होल अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सुनना देखो भाई, इधर अगर हम डी क्यू की वैल्यू पुट करें, डी क्यू कितना है, डी क्यू जो है वो तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स है कि नहीं। अच्छा सुनो, क्या याद रखना जानते हो, ट्रिक ये है ना, ट्रिक ऐसे याद रखना है तुमको कि भाई जिसके साथ डी लगा होता है ना, हमेशा उसी का लिमिट सोचना होता है। ठीक है, तो देखो डी किस साथ है, एक्स के साथ। चलो एक्स का लिमिट सोचो, एक्स का ऐसा लिमिट सोचना है कि पूरा चार्ज कवर कर सके हम लोग, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो एक्स की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, 0, तो 0 पे यहाँ पे आ गया कि नहीं। और फिर एक्स की वैल्यू कहाँ तक रख देंगे, कैपिटल एल तक। तो देखो हम लोग पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम कवर कर लिए। जब एक्स 0 रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ही नहीं होगा, जब एक्स पूरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हम लोग का ई। देखो भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई माइनस 0 इक्वल के क्यू बाई एल को बाहर कर देते हैं, तो के क्यू बाई एल बाहर, अंदर बच रहा है 0 टू कैपिटल एल डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्या। अच्छा, अब भाई ए प्लस एक्स को हम लोग क्या सोच लेंगे, एक्स जैसा टाइप की को समझ के कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो तुम्हारे मैथ्स का पोर्शन है। कैसे करेंगे भाई, इस ए प्लस एक्स को ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो ए प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा, -2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई एल, ए प्लस एक्स की पावर -2। इंटीग्रेट करेंगे तो पावर बढ़ा देंगे, बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड कर देंगे और अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। कहां से कहां तक, 0 से एल तक। यहां तक बात सही है क्या। चलो देखो भाई, इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको। इंटीग्रेट हो चुका है, अब लिमिट रखो। x की वैल्यू एक बार कितना रख लेंगे, l, और एक बार x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 0। तो पुट करते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करें तो देखना, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल के क्यू बाई एल, तो ठीक है। यहां से -1 को बाहर भगा देते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन ए प्लस एक्स बच रहा है क्या, सही है, क्योंकि ऊपर -1 नीचे आके +1 हो जाएगा। तो 0 टू एल, तो देखो क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई एल, अपर लिमिट 1 बाई ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट 1 बाई ए। एलसीएम ले लेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के क्यू अपॉन एल, ए माइनस एल होल अपॉन ए टाइम्स ए प्लस एल। ये सही है क्या। तो ये ए से ए कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन ए टाइम्स ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो जाएगा, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब सुनना, देखा भाई, अब एकदम सिमिलर तरीके का ना एक और क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि हम लोग को थोड़ी सी प्रैक्टिस और बन जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और करने हम लोग को बहुत ज्यादा। ठीक है, सुनना भाई, देखो हम लोग के पास एक रॉड है, अगेन सिमिलर टाइप, रॉड का लेंथ वही एल दिया हुआ है, और इस रॉड पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू और एल। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे ना एक चार्ज रख दिए, कितना, स्मॉल क्यू। ठीक, तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस क्यू पर, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस क्यू पर लगने वाला फोर्स कितना है। ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं तुरंत डायरेक्ट। कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, और अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आ ही रहे हैं, तो रख दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्स का। ठीक है, लेकिन हम उस पर नहीं आ रहे हैं,
अभी हम तुमको प्रैक्टिस करानी है ना, इसलिए हम लोग फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे किए थे वैसे ही स्टेप पढ़ो और इसको लगाने की कोशिश करो, ठीक है। 5 मिनट के लिए क्वेश्चन वीडियो रोक लो और क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ठीक है। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना भाई, कैसे करेंगे, एकदम सेम तरीका था। पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर रॉड पर फैला हुआ है क्यू चार्ज, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। क्या किए थे कि किसी एक्स पर गए थे तो एक्स पर चले जाएंगे, एक्स पे जाके एक छोटा सा विड्थ कट करेंगे, कट कर लिए। कितना विड्थ है, डीएक्स विड्थ है, कट हो गया भाई। तो इस डीएक्स विड्थ में हम लोग छोटा सा चार्ज मान लेंगे, कितना, डी क्यू। तो हम लोग इसी लैम्डा को आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, छोटा सा चार्ज मतलब डी क्यू अपॉन छोटा सा लेंथ कितना, डीएक्स, ठीक है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, क्यू बाई एल इक्वल डी क्यू अपॉन डीएक्स। तो यहां से बताओ डी क्यू कितना आएगा, क्यू बाई एल टाइम्स डीएक्स आ रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग का छोटा सा चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब चलो, अब देखना सुनना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भाई यहां तक को तो हम लोग को समझ में आ गया था। अब क्या करें, तो जब हम लोग छोटा सा चार्ज डिफाइन कर लिए थे, बोला गया था उसमें कि पहले लैम्डा का फॉर्मूला लिख लो, छोटा सा चार्ज मानो, और उस छोटे से चार्ज को हम लोग नोन टर्म्स में लिख लिए, ठीक है। अब ऑल्दो डीएक्स अननोन है, बट ये जरूरी, क्योंकि डीएक्स अगर तुम इंटीग्रेशन में कभी ध्यान दिए हो तो इंटीग्रेशन में हमेशा डी के साथ एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो फिर बोला गया कि इस छोटे से चार्ज की वजह से जो भी पता करना है वो इस पी पॉइंट पे पता लगा लो, या तो फोर्स या तो फील्ड, या तो फोर्स पता लगाना है। तो चलो छोटा सा फोर्स लिखते हैं। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2। तो के Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अच्छा ये भी एक्स मान लिए क्या, इसको ना ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ए मान लो। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये छोटा सा फोर्स हो गया भाई। अगर हम लोग इस q की वैल्यू पुट कर ले, डी क्यू की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, q बाई एल टाइम्स dx अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमें तुमको बता चुके थे कि भाई हम लोगों को जिसके साथ d होता है ना, उसी का लिमिट पुट करना होता है। तो लिमिट पुट करो भाई। अगर हम x का लिमिट पुट करें, ये हम लोग का df फोर्स हो गया, छोटा सा df, ठीक है। तो देखना भाई df फोर्स 0, जब x की वैल्यू कितने रख लेंगे हम लोग, जब x 0, जब x l होगा तो फोर्स मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, f। इसको लिखेंगे df का इंटीग्रेशन f अपर माइनस लोअर, तो f माइनस 0, तो ये तो f ही आ जाएगा। जो जो कांस्टेंट उसको बाहर भगा देंगे, तो k q बाई l बाहर, a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन पिछले a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे -2, पिछले सॉल्यूशन में जस्ट इसको करके आ रहे हैं। तो a प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल L तक। यहां तक सही है क्या? तो देखो क्या आ जाएगा, k q अपॉन l, ये माइनस बाहर भगा दिए थे। ये कितना है बताओ, a प्लस एल, 1 अपॉन a प्लस एल, और फिर 1 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस एल, क्योंकि x की वैल्यू l रख दिए, फिर माइनस x की वैल्यू 0, तो केवल 1 बाई a आएगा। इसको तेज कर रहे हैं क्योंकि पिछले में इसको करके आ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पोर्शन में आगे बढ़ेंगे तो देखना कितना आ जाएगा यहाँ पे। भाई अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो हम लोग का देखो फोर्स आ जाएगा कितना, k q बाई एल, एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस एल, तो a कैंसिल, माइनस एल तो अंदर माइनस गया तो प्लस एल, तो हो जाएगा l अपॉन a टाइम्स a प्लस एल, एल से एल कैंसिल, तो f की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, k q अपॉन a टाइम्स a प्लस एल। यहां तक बात क्लियर है? तो देखो ये हम लोग का फोर्स आ जाएगा किस पर, उस छोटे से स्मॉल q पर। क्लियर? तो ये इस तरीके से करते हैं। तो कभी भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया ना, तो हमेशा प्रोसीड करने का यही तरीका है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर जब हम लोग को ये पता चल जाएगा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे लैम्डा, चाहे सिग्मा, चाहे रो, तो फिर उसका फॉर्मूला पता लगाओ। फिर छोटा सा चार्ज एज्यूम करते हैं। फिर जब छोटा सा चार्ज एज्यूम कर लेते तो उस छोटे से चार्ज की वैल्यू पता लगाते हैं, और उस छोटे से चार्ज की वजह से जो भी पता करना है, फोर्स या फील्ड, उसको लिखते हैं। और जब हम लोग को फोर्स या फील्ड पता चल चुका होता है तो फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स, कि हम लोगों को नेट फोर्स या नेट फील्ड का पता लग जाए, ठीक है। चलो अब इसी में और आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली में ये रिजल्ट है, ठीक है। तो कई बुक्स में इसका डायरेक्ट रिजल्ट रहता है, डायरेक्ट याद करा देते हैं। हम तुमको प्रूफ करा रहे हैं, याद तो हम लोग भी करेंगे, बट अगर प्रूफ पता होगा तो अगर मान लो कभी एग्जाम में क्लिक नहीं भी करता है और हमको प्रूफ करना पड़ जाए तो इसलिए हम लोग प्रूफ कर लेते, ताकि हमको वो एग्जाम में मान लो भूल गया तो हम लोग दोबारा से एग्जाम में भी प्रॉपर प्रूफ कर सके उसको, ठीक है। सुनना, देखो क्या बोल रहे हैं भाई। मान लो कि एक सर्कल है, उस सर्कल का हम लोग कोई आर्क कट कर लिए, ठीक है।
आर्क ऐसे कट किया गया, वो जो आर्क है वो मान लेते हैं कि उस सर्कल के सेंटर पर लेट से कोई एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग एंगल मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो हो गया हम लोग का कितना, थीटा, ठीक। तो ये एंगल हो गया थीटा भाई। चलो बन नहीं रहा है क्या, ओहो बन गया, ठीक है। अच्छा ये थीटा हो गया भाई। अच्छा ये थीटा टोटल एंगल दिया हुआ है हमको, और इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट है P। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सुनना सब अब ध्यान से भाई, देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको सही से लेके चले तो ये एंगल कितना है, थीटा। अच्छा ये क्या है, ये एक रिंग है ना, इसका रेडियस मान लेते हैं, लेट से रेडियस जो है वो r है। अच्छा रिंग पर क्या डिफाइन करते हैं, लैम्डा सिग्मा की रो, लैम्डा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मान लो इसका लैम्डा ही है, मतलब गिवन है हम लोगों को, इसका लैम्डा जो वो लैम्डा है, ठीक। तो चलो अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग को P पॉइंट पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वीडियो 5 मिनट के रोको और क्वेश्चन को ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना, तो समझने की कोशिश करते हैं भाई। अगर लैम्डा डिफाइन किया गया है, इसका मतलब कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो लाइन के अलॉन्ग है, ये इस पर है डिस्ट्रीब्यूशन केवल। अब कैसे प्रोसीड करेंगे वो सोचते हैं भाई। हम लोगों को छोटा सा चार्ज मानना है। अब छोटा सा चार्ज मानने में हम तुमको बताए थे कि वहां देखो लिखा हुआ है कि छोटा सा चार्ज इस तरह से मानेंगे कि पूरे बॉडी को कवर करने में थोड़ी आसानी हो। तो हम लोग कर क्या, देखो हम लोग यहाँ जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ कैसा भाई, पूरा एंगल तो थीटा है ही। देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से किसी अल्फा पे इधर चले जाते हैं, यहाँ से भी किसी अल्फा पे इधर चले जाते हैं, ठीक है। जब हम किसी एंगल अल्फा पे जाएंगे, अल्फा पे जाके ना छोटा सा डी अल्फा कट कर रहे हैं। छोटा सा डी अल्फा क्यों कट कर रहे हैं, इसलिए कट कर रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे छोटा सा क्या मिल जाए, स्मॉल आर्क मिल जाए। स्मॉल आर्क, स्मॉल आर्क का क्या मतलब, यहाँ पे वेरी स्मॉल लिख लो, ज्यादा बेहतर यही है, ठीक है। बहुत स्मॉल आर्क मिल जाए। अच्छा सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी डी अल्फा पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक वेरी स्मॉल आर्क मिल जाएगा। अच्छा अल्फा पे गए हैं और ये वैल्यू कितनी, ये है डी अल्फा, और ये भी जो है वो भी डी अल्फा, ठीक है। अच्छा इस वाले पोर्शन को दोबारा बना रहे हैं, देखना तो किसी एक को हम दोबारा ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो भाई यही छोटा सा आर्क है ना, इसका रेडियस कितना था, तो क्वेश्चन में गिवन था ये था r, ठीक। तो ये कितना है, ये एंगल दे दिया हम लोग को डी अल्फा। तो हम लोग इस आर्क का लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं, मान लो ये लेंथ कितना है dx, तो हम इस dx को लिख सकते हैं भाई। आर्क इक्वल होता क्या है, आर्क इक्वल होता है एंगल इनटू रेडियस होता है क्या। तो अगर हम dx लिखें तो रेडियस कितना है r, एंगल कितना है डी अल्फा, तो dx की जो वैल्यू आएगी वो r टाइम्स डी अल्फा हो गया कि नहीं। अच्छा अब सुनना भाई, अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा होता क्या है, dq अपॉन dx हो सकता है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से अगर हम लोग dq लिखें तो dq आएगा कितना, लैम्डा टाइम्स dx, और dx तो हम लोग को पता है। तो बताओ ये dq आया कितना, dq जो आया वो लैम्डा टाइम्स r डी अल्फा हो गया कि नहीं। तो हम लोग को dq मिल गया। dq कितना हो गया, तो ये जो dq है ना वो है लैम्डा टाइम्स r डी अल्फा। यहां तक बात सही है क्या। चलो अब देखना, सुनते हैं हम लोग एक बार अच्छे से भाई। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल चुका है, dq मिल चुका है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई, अब हम लोग को ये जो dq मिला है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे भी dq मिला होगा, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी dq मिलेगा। अब ये इन दोनों dq के करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर की तरफ, और इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा कि नहीं। देखना हम पॉइंट P को दोबारा बना रहे हैं। देखो यहां से हम लोग अल्फा पे गए थे ना, अल्फा पे डी अल्फा तो बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा DE। ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। अच्छा इस वाले की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये हम लोग इधर बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे DE। अच्छा ये कितना था, अल्फा, तो ये भी कितना आ जाएगा, अल्फा ही आएगा क्या। यहां तक बात सही है क्या। अब सुनना भाई, अब तुम अगर दिमाग लगाओ, हम जैसे जैसे इस अल्फा को वैरी कराते जाएंगे, हर अल्फा के इधर भी एक अल्फा मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे ऐसे अगर हम इसको वैरी कराते जाएं इस तरह से, तो देखो हर बार इसका ऐसे ऐसे कंपोनेंट टूटेगा और ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होंगे और हमेशा ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये जो DE साइन है और ये जो DE साइन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, DE साइन अल्फा
और ये DE साइन अल्फा, ये दोनों इसको कैंसिल करेंगे और जो DE cos अल्फा वो ऐड हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ DE cos अल्फा आएगा कि नहीं। तो ये हम लोग को मिल गया भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दोनों कंपाउंड इधर की तरफ आया वो ऐड हो गया 2DE cos अल्फा। तो ये हम लोगों को छोटा सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो नेट में केवल क्या बचेगा हम लोगों को 2DE cos अल्फा। इसीलिए तुम सोचो, अब तुम्हें यहाँ शुरू में तो नहीं समझ में आया था, लेकिन अब लास्ट में समझ में आ रहा होगा कि हम दोनों तरफ एलिमेंट क्यों लिए। देखो समय के साथ ही तुमको चीजें क्लिक करने लगेंगी। जैसे आर्क वाला क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारी चीजें की गई होंगी, लेकिन उनके थ्रू क्वेश्चन और टफ होता है। ऐसा नहीं कि केवल इसी प्रोसीजर से आएगा, अगर केवल एक एलिमेंट मानेंगे ना तो भी आ सकता है आंसर, लेकिन दोनों तरफ मानने से फायदा क्या हुआ कि ये DE साइन कैंसिल हो गया और हम लोग का केवल DE cos जो बच रहा है सिर्फ उसी को लिखना पड़ा। अगर एक तरफ लेके चलते तो फिर हम लोगों को cos और साइन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ रहा होता। तो ये तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा, या तो तुम बहुत पहले से अच्छे से किए हो, या तो तुम धीरे धीरे इतना क्वेश्चन कर लो कि तुमको हर क्वेश्चन में समझ में आने लगे। ठीक है, तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ एलिमेंट क्यों लिए हैं। तो धीरे धीरे चीजें सब डाइजेस्ट होंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट वाला करते हैं ना, ये थोड़ा टफ सा है, बार बार करोगे ना तो फील बढ़ने लगेगी। ठीक है, अच्छा स्किप कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिज्म में फिर ये चीजें आने वाली है, तो तुमको यहाँ ये सीखना ही पड़ेगा। 12th के करेस्पॉन्डिंग अगर तुम टारगेट बैच में, तो तुम्हें पता ही ये बात, अगर तुम 12th में आ रहे हो ना या 12th में अब आए हो ना, तो तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि तुम इस इंटीग्रेशन और एलिमेंट वाली चीजों से बच नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी खूब ज्यादा यूज है और फिर मैग्नेटिज्म में भी बहुत यूज है। ठीक है, तो हम तुम्हें वीडियो में इसीलिए बहुत सारे एग्जांपल्स करा पा रहे हैं, इसलिए ज्यादा लेक्चर चल रहा है, ताकि हम तुमको ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना उतना ही एलिमेंट वाले पर हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलो भाई, ये हम लोग का क्या हो गया 2DE cos अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो हम लोग अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब सुनना, देखो भाई, देखो हम लोग को DQ पता है, तो हम लोग उस DQ के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं। जो एक्सेस चीजें हैं उनको हटा रहे हैं, जगह कम है थोड़ी भाई। देखो अच्छा, अगर हम लोग अब दिमाग लगाए, देखना सुनना भाई, हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स DE की बात करें तो देखो यहाँ पे चार्ज हम लोग को पता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है R, तो लिखो क्या आ जाएगा K, छोटा सा चार्ज कितना आएगा लैम्डा R D अल्फा अपॉन ये छोटा सा चार्ज होगा KQ बाई R स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो R स्क्वायर है ही, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अल्फा। यहाँ तक सही है क्या। अच्छा, अब जो चीजें कटपीट हो रही है उसको हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम छोटा सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें DE नेट, देखना तो DE नेट क्या आ जाएगा 2K लैम्डा बाई R बाहर, क्योंकि एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अल्फा D अल्फा। ठीक है, अच्छा देखो तो अब भाई अगर हम लिमिट रखें, लिमिट इस तरह से लिमिट रखना है कि हम लोग पूरे चार्ज को सिस्टम को कवर कर सकें। तो देखो अगर हम छोटा लिमिट रखें तो देखो जब हम 0 रख देंगे तो यहाँ आ गए, थीटा नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो लास्ट मतलब जो मैक्सिमम लिखेंगे वो क्या रहेगा, जो अपर लिमिट होगा वो कितना आएगा θ/2, क्योंकि अगर हम इधर से θ/2 गए तो ये वाला भी θ/2 जाएगा ना, तो 0 to θ/2 जाएंगे तो दोनों तरफ से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2K, इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से कैपिटल E, तो यहाँ से कैपिटल E की वैल्यू कितनी आ रही है 2K लैम्डा अपॉन R। यहाँ तक सही है क्या। cos अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट θ/2। तो अगर हम लोग इसको पुट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin θ/2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ जाएगा 2K लैम्डा बाई R टाइम्स साइन θ/2। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। चलो देखो अब हम लोग क्या सीखें इससे, वो यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, सुनना देखो, अब जो रिजल्ट है ना उसको समझ लेते हैं, इस तरह से समझ लेंगे ताकि हम लोग को ये बार बार दोबारा इस चीज को ना देखना पड़े, क्योंकि ये तो प्रूफ हम तुमको करा दिए हैं, जो हम लोग कई सारे क्वेश्चन में एज ए रिजल्ट यूज कर लेंगे वो देखते हैं। अब जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि हमारे पास कोई आर्क, किसी आर्क के करेस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं, मान लो ये इस तरीके से, भाई ये एंगल कितना है थीटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लैम्डा, रेडियस कितना है R, तो उस केस में अगर ये पॉइंट है P, ये है डिस्टेंस R, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आता है ना वो आता है 2K लैम्डा बाई R टाइम्स साइन θ/2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोगों का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना 2K लैम्डा अपॉन R साइन θ/2। अब देखो समझते हैं हम लोग, जैसे
भाई अगर हम इसको पॉजिटिव, क्योंकि कुछ नहीं लिखा गया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान के लेके चले थे ही, क्योंकि तभी तो हम लोग छोटे से एलिमेंट की वजह से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो डाउनवर्ड आया था कि नहीं, क्योंकि सबका सम इधर जोड़ते गए थे तो वो नीचे की तरफ आ गया था। तो अगर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी और किधर तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हम सब कुछ सेम रखें, क्योंकि अगर हम जैसे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिमिलर तरीके से तो नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अगर मान लो हम लोग नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, और अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो रेडियस है वो दे दिया गया है कैपिटल आर, और ये पॉइंट है पी, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखेंगे तो वो अगेन कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, क्योंकि फिर एलिमेंट कट ही होगा। लेकिन अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम अल्फा अल्फा पे जाते तो वो ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, ऊपर की तरफ। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना वो इधर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का डायरेक्शन तब है जब पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का डायरेक्शन तब होगा जब नेगेटिव होगा यहाँ पे, और ये जो पूरा एंगल है वो तो अभी भी थीटा ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेन रिजल्ट है। अच्छा अब देखो यहाँ क्या क्या बातें सीखने वाली हैं। जैसे यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, ये आर का रेडियस, थीटा क्या है, थीटा टोटल एंगल है, हाफ एंगल नहीं टोटल एंगल है, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ सीख के रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।